हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के ऊपर बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप लोगों को नीट एग्जाम देते टाइम कोई भी मुश्किल ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा, ट्रिक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, सो इसलिए मैं सारा क्वेश्चन एक पेपर में लिख के लाया। तो जल्दी से स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बॉल ए ऑफ मास m1 कैरीज पॉजिटिव चार्ज q1। एक बॉल है जिसका नाम है a और उसका मास है m1 और उसमें पॉजिटिव चार्ज है q1। ठीक है। ए सेकेंड बॉल b ऑफ मास m2 हैविंग पॉजिटिव चार्ज q2 इज फिक्स्ड at a distance d below the ball A and the ball A remains stationary। A बॉल के ठीक नीचे d डिस्टेंस पर और एक बॉल B है जिसका मास है m2 और उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कितना है q2 है। और जो मेन लाइन है इस क्वेश्चन का, द बॉल A remains stationary फाइंड द चार्ज q2। तो B बॉल में जो पॉजिटिव चार्ज q2 है उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ये एक बॉल है, मैं इसको पॉइंट मास कंसीडर कर रहा हूँ। ये ए बॉल है जिसका मास है m1 और इसका चार्ज कितना है q1, पॉजिटिव चार्ज है। ए बॉल के ठीक, ये सीधा लाइन बन रहा है क्या? हाँ, ए बॉल के ठीक d डिस्टेंस नीचे और एक बॉल b2 है जिसका मास है m2 और उसमें पॉजिटिव चार्ज है q2। तो ये ए वाला बॉल स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो मतलब ये इसके ऊपर जो ऊपर वाला फोर्स और ये नीचे वाला फोर्स जो अप्लाई होगा वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होगा ऑब्वियसली। तो आइए देखते हैं कि ए बॉल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक तो ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसका वेट नीचे m1g, और ये दोनों बॉल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो इसके लिए बी बॉल ए बॉल को रिपेल करेगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स भी अप्लाई होगा। ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट कर जाएगा, तभी ये बॉल ए इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो सिंपल हमें ये F इक्वल टू m1g इक्वेट करके इस q2 का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज F? वी कैन राइट F इक्वल टू F इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught from Coulomb's law q1 q2 by d square। इसमें हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखते। तो फॉर बॉल ए इन स्टेशनरी कंडीशन, सिर्फ हमें ये दोनों फोर्स इक्वेट करना होगा। तो F इक्वल टू m1g, F कितना है 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by d square इक्वल टू m1g, ऑब्वियसली m1g। तो इसमें हमें q2 कैसे निकाले? तो सिंपली ये दो टर्म को उधर ले जाओ और q1 से डिवाइड कर दो। तो q2 आ रहा है 4 pi epsilon naught into d square into m1g डिवाइड बाई q1 को सिर्फ नीचे भेज दो। तो ये आ गया आंसर। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्लास 11 का कॉन्सेप्ट भी चाहिए। और सर क्लास 11 तो भूल ही गए, लेकिन याद रखना होगा। ये जो प्रॉब्लम है वो क्लास 11 में एक टॉपिक था सर्कुलर मोशन, उसमें एक टर्म था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो प्रॉब्लम है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का कंबाइंड प्रॉब्लम है। तो 11 याद रखना होगा और 11 के बिना नीट तो इम्पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r। तो हमें जो चार्ज माइनस q1 है उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक पॉजिटिव चार्ज q2 है और इसको सेंटर में रख के एक चार्ज है माइनस q1, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्किल हुआ? अच्छा, सर्किल तो हुआ। ओके, सर्किल तो हुआ, थोड़ा बहुत तो सर्किल हुआ ही है।
इससे बेटर मैं नहीं कर सकता, तो आप लोग इसी से काम चला लीजिए। तो इसको सेंटर में रख के एक चार्ज है -q1, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसका मास है m1। तो हमें इस चार्ज का टाइम पीरियड निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्या था, कुछ याद है? अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ये जो चार्ज है वो रेस्ट में है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लास 11 में ये कॉन्सेप्ट था और हमें बहुत बार ये कंसेप्ट याद भी रखना होगा। तो मान लो कि ये एक पार्टिकल है मास m और ये रेडियस r है और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका स्पीड है v। तो इसके ऊपर ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, F वही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये होता है mv²/r। ये तो बहुत ही सिंपल है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज एक फोर्स अप्लाई होता है, वही है mv²/r। तो इस केस में ये पार्टिकल के ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो अप्लाई होगा वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उससे सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक फोर्स का रूप ले लेता है। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो वही अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और इसीलिए ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, सिंपल हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सिंपल हमें इस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को इक्वेट करना होगा, ठीक है। ये है C और ये है E। Fc सेंट्रीपिटल फोर्स और Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का लूप ले रहा है। तो यही है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा वो किससे बन रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बन रहा है। तो Fc इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। सो व्हाट इज Fc, यहाँ पर लिखा हुआ है mv²/r, क्योंकि इस चार्ज का मास है m और ये चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ठीक है, mv²/r, और इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4πε0 q1 q2/r²। तो यहाँ से r से r कैंसिल, ये और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो इससे हमें v² निकालना होगा। v² कितना आ रहा है, q1 q2/4πε0, ये m नीचे आ रहा है और इस r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, m इंटू r। तो v का तो एक्सप्रेशन हमें आ गया, q1 q2/4πε0 m इंटू r। अब भी टाइम पीरियड तो नहीं निकला है। टाइम पीरियड कैसे निकाले, टाइम पीरियड हम लोग ऐसे निकालते हैं, t इक्वल टू 2πr/v। अब सर ये 2πr कहां से आया, 2πr सर्कल का सर्कमफरेंस है, बहुत ही सिंपल है। तो 2πr ये है v, यहाँ पर है 1/v, तो इसको हमें रेसिप्रोकेट करना होगा। तो सिंपल 4πε0 mr डिवाइडेड बाई q1 q2। तो एक बार ऑप्शन चेक करो। अच्छा, ऑप्शन को देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो टर्म 2πr है इसको हमें अंदर ले आना होगा, तभी ऑप्शन से मैच हम लोग कर पाएंगे। तो ये बन रहा है, इसको हम लोग अगर अंदर ले आते हैं तो कितना होता है, 4π²r²। सो 4π²r² इंटू 4πε0 m इंटू r डिवाइडेड बाई q1 q2। तो ये बन रहा है कितना, कुछ आंसर मैच हो रहा है, हाँ आंसर मैच हो रहा है। 4 इंटू 4 16 π² इंटू पाई क्यूब 16 पाई क्यूब, यहां से r² r क्यूब, और यहां से ε0
4 इंटू 4 16, पाई स्क्वायर, पाई मिलके पाई क्यूब, आर स्क्वायर आर मिलके आर क्यूब, और यहाँ से एक बचा एप्सिलॉन और यहाँ से एक बचा एम डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। अभी 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, जो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रूप ले रहा है। तो सिंपल इन दोनों फोर्स को इक्वेट करना होगा, और इक्वेट करने से हमें भी मिल रहा है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई आर बाई वी। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई वी, यहां से हम लोग निकाल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, तो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है, अच्छा हम लोग इसको एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए चार्ज ऑफ 10 कूलम इज टू बी डिवाइड ऑन 2 ऑब्जेक्ट। तो टोटल चार्ज है 10 कूलम, हम लोगों को उसको 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना होगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द चार्जेस ऑन द 2 ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। तो हम लोग ये जो चार्ज है 10 कूलम, ये चार्ज को हम लोग 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे डिवाइड करें कि उन दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब मान लो कि टोटल चार्ज तो ये गिवन है 10 कूलम, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो ए बी, ये 2 ऑब्जेक्ट में हम लोग 10 कूलम को कैसे डिवाइड करें कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब इसमें 10 कूलम कैसे डिवाइड करें, 2 कूलम 8 कूलम, या 1 कूलम 9 कूलम, या 4 कूलम 6 कूलम, या 5 कूलम 5 कूलम, और बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 कूलम 7 कूलम। ये कौन सा कॉम्बिनेशन में ए और बी के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, सिंपली ये वाला ऑप्शन होगा, एग्जैक्टली 5 कूलम 5 कूलम। जो 10 कूलम चार्ज है, अगर इसको हम लोग 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं तभी उस केस में जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैं इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। तो टोटल चार्ज मान लो, टोटल चार्ज मान लो Q है, ठीक है। अब मैं A को दे रहा हूं कुछ Q चार्ज, और B को दे रहा हूं कितना, कैपिटल Q माइनस Q। सिंपल, टोटल चार्ज है Q, तो A बॉडी को मैं अगर स्मॉल q चार्ज दिया तो B बॉडी को कितना चार्ज देना पड़ेगा, कैपिटल Q माइनस Q। सिंपल, तब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, F इक्वल टू Q इंटू Q माइनस Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सब केस में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सीजीएस में कूलम फोर्स का वैल्यू होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यों इस केस में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखे थे ना। सो यहाँ पर ए बॉल है और बी ठीक बॉल है, तो इसमें चार्ज दिया मैं Q और इसमें चार्ज दिया Q माइनस Q, इन दोनों में डिस्टेंस है R। तो अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। सर डिफरेंशिएशन तो भूल गए आप, डिफरेंशिएशन कैसे करें। डिफरेंशिएशन इस प्रॉब्लम में अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता ही दिया है। तो अगर हम लोगों को ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट में इक्वली चार्ज डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ठीक है, मैंने टोटल चार्ज कैपिटल Q मान लिया, एक को चार्ज दिया स्मॉल q और दूसरे को चार्ज दिया कैपिटल Q माइनस Q, और दोनों में सेपरेशन है वो है स्मॉल r। तो जो फोर्स अप्लाई होगा ये, अब ये फोर्स को मैक्सिमम कैसे करें। अब फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए एक कंडीशन होता है, फॉर इफ टू बी मैक्सिमम हमें dF बाई dQ 0 सेट करना पड़ता है। ये तो मैथमेटिक्स का कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कितना आ रहा है, स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो d ऑफ dQ सिंपल, यहाँ से स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 0। अच्छा, यहाँ से कितना आ रहा है, d ऑफ dQ स्मॉल q कैपिटल Q माइनस d ऑफ dQ इंटू Q स्क्वायर
अच्छा, यहाँ से q कांस्टेंट है तो dq dq 1 और यहाँ से -2q, तो स्मॉल q कितना आ रहा है एग्जैक्टली q/2। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग जो चार्ज है वो अगर इक्वली डिवाइड कर दें तभी फोर्स मैक्सिमम आएगा। तो मैंने डायरेक्ट आप लोगों को शॉर्टकट बता ही दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, और इसका जो डेरिवेशन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया है। तो अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट कीजिए, हाफ होगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम 4 नीट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीट 2019। आई होप ये प्रॉब्लम आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, मैं उसके बाद देखता हूँ। तो रेडी, 1 2 3। आई होप आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, और ऑप्शन है इसका सी। 2 point charges A and B having charges +q and -q respectively are placed at certain distance apart and the force between them is F. So +q और ये है -q, इन दोनों में कुछ सेपरेशन हम लोग मान लेते हैं कि D है, ठीक है। और इन दोनों में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है F, ठीक है। मैं अभी F का एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ये गिवन है, if 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges become। अगर A चार्ज में से 25% चार्ज हमने B को दे दिया तभी फोर्स क्या होगा। अच्छा ठीक है, मैं उसको A मान रहा हूँ और इसको B मान रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, A का चार्ज है +q और B का चार्ज है -q। अभी 25% चार्ज मतलब इसमें से 25% चार्ज हम लोग इसको दे रहे हैं, तब नया फोर्स F से क्या होगा। तो 25%, तो 25% ऑफ चार्ज ए कितना होता है 25% ऑफ कैपिटल Q, दैट इज 25/100 इंटू Q, दैट इज Q/4, ठीक है। तो A का चार्ज कितना बन रहा है, A का चार्ज बन रहा है Q माइनस ऑफ Q/4, क्योंकि ये जो चार्ज है वो तो A से B को मिला है, तो ये अमाउंट चार्ज इससे घट जाएगा और ये बनेगा 3Q/4, ठीक है। तो ये हुआ नया A का चार्ज, और B का चार्ज कितना बन रहा है, B का चार्ज बन रहा है -Q प्लस, क्योंकि A से जो चार्ज B में गया है वो तो पॉजिटिव नेचर का है ना, क्योंकि A से जो चार्ज B में गया है वो तो पॉजिटिव चार्ज का है, तो सिंपल हमें ये चार्ज B में ऐड करना पड़ेगा। तो -4Q/Q -4Q प्लस Q/4, तो यहाँ से आ रहा है -3Q/4। तो अभी A का चार्ज है 3Q/4 और B का चार्ज है -3Q/4। तो अभी हमें न्यू फोर्स निकालना होगा। तो पहले क्या फोर्स था, हम लोग मान लेते हैं F इक्वल टू Q²/D², ठीक है। CGS में 1/4 वैल्यू F होता है। तो अभी नया फोर्स क्या बनेगा, नया फोर्स, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब A का चार्ज हो गया 3Q/4, क्योंकि इसमें से हम लोग 25% चार्ज B को दे दिए, तो A में चार्ज घट गया, तो ये बन गया 3Q/4, और B में ये +Q/4 चार्ज ऐड हो गया, तो B का चार्ज बन गया -3Q/4। तो अभी हमें इन दोनों के बीच में जो नया फोर्स अप्लाई होगा वो निकालना होगा। तो F प्राइम क्या होगा, F प्राइम क्या होगा, सिंपली ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, तो 1/d², मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, और क्या होगा इसका सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना होगा 3Q/4 इंटू, सिंपली मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इंटू 3Q/4। सो 3 3 9, Q² 4 4 16, d², यहाँ से 9/16, ये Q²/d² कितना है, F है। सो जो नया फोर्स बन रहा है वो होगा 9/16 इंटू F, एंड दैट इज ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन 5 क्या कर रहे हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, ठीक है। तो मान लो ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन को सेंटर में रखे क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1H1,
इसमें ये तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर कितना होता है, न्यूट्रॉन नंबर 1 - 1 0, और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन एटॉम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोटॉन, और प्रोटॉन को सेंटर में रख के एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये ट्रिक ही आजमाना पड़ेगा। तो ये हुआ प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +E, और प्रोटॉन को सेंटर में रख के एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन चाहिए, और क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी गिवन है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 1.6 एंगस्ट्रॉम। अभी एंगस्ट्रॉम क्या है सर, एंगस्ट्रॉम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस केस में भी हम लोग को क्या करना होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है उसको हमें कूलॉम फोर्स के साथ इक्वेट करना होगा। इस प्रॉब्लम में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप ले रहा है। तो इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, Fc, ठीक है, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं। सो Fc इज इक्वल टू Fe, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसके ऊपर ही सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 E²/r²। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम ही होता है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। सो इसमें हम लोगों को ये मैग्नीट्यूड लेना होगा। सो E इंटू ई इट बिकम्स E², और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r है, तो हमें ये AC निकालना होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1/4πε0 का, अच्छा 1/4, अच्छा मैं इसको पहले एक्सप्रेशन लिया था 1/4πε0 m E²/r²। अभी हम लोग खटाखट से वैल्यू पुट करते हैं। जो 1/4πε0 है उसका जो स्टैंड वैल्यू है 9 × 10⁹, ये तो हम सभी लोगों को पता ही है। और मास कितना इलेक्ट्रॉन का ये तो गिवन ही है, 9 × 10⁻31 E²। Yeah, what is E? E is 1.6 into 10⁻19. So 1.6 ये हुआ -38, and what is R? R is given. So 1.6 into 10⁻⁻20, क्या, क्योंकि यहाँ पर 10⁻10 है। So 1.6 ये गया, ये 9 से 9 गया, so ये आ रहा है 10⁻9 - 38, तो ये आ रहा है -29, और नीचे कितना आ रहा है -31, सो ये यहाँ से आ रहा है -31 + 20 कितना होता है -51, तो आ रहा है 10⁻51 - 29, सो इट बिकम्स 10⁻51 कितना होता है 2 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही कंसेप्चुअल है, और ये इस टाइप का प्रॉब्लम नीट में बार बार आता है, तो ध्यान से करना होगा। आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, 2 pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r, as shown in figure. Now, as shown in the figure 2, the strings are rigidly clamped at half of the height. The equilibrium separation between the balls now become. तो पहले हमें ये डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पीथ बॉल है, दोनों में ही इक्वल चार्ज है, और वो दोनों 2 स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और 2 स्ट्रिंग्स का लेंथ भी इक्वल है, और उन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है r। और फिगर 2 क्या कह रहा है, अब और
फिगर 2 क्या कर रहा है, अब वो दोनों बॉल को हाफ ऑफ द हाइट में क्लैम्प किया गया है, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर से बन गया है आर प्राइम। अभी हमें आर प्राइम ही निकालना होगा। तो ठीक है, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ये दो पीथ बॉल है, मान लो ये दो पीथ बॉल में चार्ज है क्यू, ठीक है, चार्ज है क्यू, क्यू की जो सेम चार्ज बोला है, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों पीथ बॉल में चार्ज है क्यू, ठीक है। अब ये दो बॉल का कैरिंग इक्वल चार्जेस, अच्छा ये दो स्ट्रिंग, ये दो बॉल दो स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इनका लेंथ भी सेम है, और ये दो बॉल आर सेपरेशन में है, और ये जो लेंथ है वो है y। टू पीथ बॉल्स कैन इक्वल चार्ज अच्छा नाउ अच्छा ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस r को निकालना होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे फिगर में चलेंगे। अच्छा ठीक है, दूसरा फिगर मैं कहाँ पर बनाऊं, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर ही बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ से ये जो बॉल है ये अब y नहीं है, अब ये y/2 पर, अब ये y/2 पर क्लैंप है, तो सेम ही है फिगर, ये L है, ये L है, और ये दो पीथ बॉल है। अब ये डिस्टेंस y/2 है, और ये सेपरेशन अभी बन गया है r से r प्राइम, ठीक है। तो पहले जो हाइट पे क्लैंप था, अभी वो हाफ ऑफ द हाइट पे क्लैंप है, स्ट्रिंग का लेंथ तो सेम ही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिर्फ ये चेंज हुआ है कि इक्विलिब्रियम जो सेपरेशन है r, उससे बन गया है r प्राइम, ठीक है। तो अभी हमें r प्राइम ही निकालना होगा। तो पहले हमें इस डायग्राम को एनालाइज करना होगा। ये जो दोनों पीथ बॉल है, ये दोनों पीथ बॉल का मास भी सेम एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा मास भी एज्यूम, अच्छा मास हाँ, मास भी सेम एज्यूम कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये दो बॉल तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों ही बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जीरो है। तो हम लोग एक बॉल को ले लेते हैं और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। ये बॉल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इसके ऊपर एक टेंशन अप्लाई होगा, ऑब्वियसली कौन से डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द बॉल, तो यहाँ पर टी टेंशन है। और ये दोनों बॉल सिमेट्रिकली है, तो ये भी एंगल थीटा है मान लेता हूँ, और ये भी एंगल थीटा है। तो पहले मैं टी का कॉम्पोनेंट बना लेता हूँ। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है फ्रॉम ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये हुआ टी कॉस थीटा, और ये बन गया टी साइन थीटा। तो एक तो हुआ टेंशन, दूसरा क्या होगा, ग्रेविटी के कारण इसका जो वेट है mg, ठीक है। मैंने मान लिया कि दोनों पीथ बॉल का मास सेम है mg, और तो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और ये टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा, क्योंकि ये दो बॉल का चार्ज सेम है, तो ये बॉल इस बॉल को रिपेल करेगा, और टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा होगा रिपल्सिव फोर्स को, ठीक है। अब ये F कितना है, F है सिंपल, हम लोग 1/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, सिंपल q²/r², क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये कितना है, r है, तो F = q²/r²। ये दोनों पीथ बॉल में सेमी चार्ज मैंने मान लिया है q, और डिस्टेंस है अभी r। तो t cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg, और t sin थीटा बैलेंस कर रहा है रिपल्सिव फोर्स F को, ठीक है। तो t sin थीटा = F, ठीक है, और t sin थीटा कितना हो रहा है, q²/r², ये इक्वेशन नंबर 1, और t cos थीटा बैलेंस कर रहा है इसका वेट को, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, t sin थीटा बाई t cos थीटा, ये बन रहा है q²/r² डिवाइड बाई mg, t से t गया, sin थीटा बाई cos थीटा आ रहा है tan थीटा, ये बन रहा है q²/r² इंटू mg। अब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, ये टोटल था r, ये हाफ कितना होगा r/2, सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, r/2 डिवाइड बाई y, सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, these are, so this r/2 perpendicular and this base y, so r/2 divided by y, यहाँ से बन रहा है q²
बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो यहां से बन रहा है मेरा आर बाई टू वाई और यहां से क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी। ये आर स्क्वायर को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन गया आर क्यूब, और यहां से क्यू स्क्वायर बाई एम जी, ये 2y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2y। तो देखो अब इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है। ये 2 कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर क्यूब इक्वल टू सी वाई, वहां पर सी मैंने कांस्टेंट मान लिया, और सी क्या है 2 क्यू स्क्वायर बाई एम जी। क्यू की सेकेंड केस में क्या चेंज हो रहा है, सेकेंड केस में सिर्फ ये y से बन रहा है y बाई 2 और r से बन रहा है r प्राइम। तो ये सभी टर्म कांस्टेंट है, चार्ज भी चेंज नहीं हुआ है, मास भी चेंज नहीं हुआ है, तो 2 क्यू स्क्वायर बाई एम को मैं कांस्टेंट ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू y। अभी क्या हुआ, अभी ये दोनों बॉल को हाफ ऑफ द हाइट पे क्लैम किया गया है, इससे y से बन गया y बाई 2, r से r प्राइम। तो सिंपल क्या होगा, सिंपल आर क्यूब y, तो इसको मैं प्रोपोर्शनली ऐसे लिख सकता हूं कि r प्राइम क्यूब। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रुको। अच्छा देखो, r क्यूब अगर y के साथ प्रोपोर्शनल है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, r प्राइम क्यूब प्रोपोर्शनल टू y बाई 2, क्योंकि इस केस में जो डिस्टेंस था r, उसका क्यूब y के साथ प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट केस में r से बन गया r प्राइम, y से बन गया y बाई 2। तो अगर r क्यूब y के साथ प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में भी r प्राइम का क्यूब प्रोपोर्शनल के साथ y बाई 2 के साथ प्रोपोर्शनल है। सिंपल, अगर r क्यूब y के साथ प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में r प्राइम है, उसका भी क्यूब y बाई 2 के साथ प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पिछले वाले केस में ये हाइट था y, अभी ये हाइट है y बाई 2, ये था r, अभी ये r प्राइम। तो सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो r क्यूब बाई r प्राइम क्यूब, ये हुआ y, ये हुआ y बाई 2, y से y कैंसिल, सो ये 2 ऊपर आ गया। और इसको मैं अगर रीअरेंज करता हूं, तो ये मैं r प्राइम क्यूब इधर ले जा रहा हूं, सो r प्राइम क्यूब इक्वल टू, अच्छा जस्ट मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, r क्यूब बाई 2, तो यहां से आ रहा है r प्राइम इक्वल टू r बाई 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 3। सो आई थिंक ऑप्शन C इज करेक्ट। अच्छा, आप एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है, r बाई 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 3, सो r प्राइम बिकम्स r बाई 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 3, यही आएगा ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। पहले हमें एक पीथ बॉल को जो पीथ बॉल था, हाँ पीथ बॉल था ना, कोई पीथ बॉल था, उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें एनालाइज करना होगा। और टी कॉस थीटा, ये है टी, तो टी का मैंने कंपोनेंट लिया, ये एंगल, ये दो बॉल तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो ये भी अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ये अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा है। तो टी का मैंने कंपोनेंट लिया टी कॉस थीटा बाई टी कॉस थीटा या टी साइन थीटा, और इसका ऊपर ग्रेविटी के लिए mg फोर्स नीचे अप्लाई होगा, और ये टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है f को, क्योंकि ये दोनों बॉल सेम चार्ज कैरी कर रहा है q, तो ये बॉल को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, तो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू f, और f कितना बन रहा है, सिंपली क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r, और टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर mg। अब tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो इट इज r, सो हाफ करने से r बाई 2 आ रहा है, सो r बाई 2 डिवाइड बाई y, सो इट बिकम्स r बाई 2y। ठीक है, मैंने r स्क्वायर से r को मल्टीप्लाई किया, r क्यूब, ये 2 क्यू स्क्वायर बाई m कांस्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट केस में जो चेंज हुआ है वो y से y बाई 2 और r से r प्राइम, सो ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा, सो इसलिए मैं सी वाई लिया, सी तो कांस्टेंट है। और नेक्स्ट केस में मैंने लिया, अच्छा ठीक है, मैंने लिया है आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू y। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, r से r प्राइम और y से y बाई 2, तो सिंपल r क्यूब अगर y के साथ प्रोपोर्शनल है, तो r प्राइम क्यूब भी y बाई 2 के साथ ही प्रोपोर्शनल होगा, तो सिंपली मैंने इसको डिवाइड कर दिया, r क्यूब बाई r प्राइम क्यूब इक्वल टू y बाई 2, ये y गया, ये 2 ऊपर आया,
मैंने जस्ट इसको रीअरेंज किया, सो r प्राइम क्यूब इक्वल टू r क्यूब बाई 2, सो r प्राइम इक्वल टू r बाई 2 टू द पावर 1/3। ये प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल है और इस टाइप का प्रॉब्लम भी नीट में कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है, जो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स having equal charge q and equal mass m suspended from a common point by two massless strings of length l are at a distance x in equilibrium in equilibrium because of their mutual repulsion, find x। तो क्वेश्चन जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम ही है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स, मतलब उन दोनों का मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है, इज हंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l आर एट डिस्टेंस x इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। जस्ट सेम क्वेश्चन है। ये एक चार्ज स्फीयर है और ये एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है। और ये दोनों जो स्फीयर है दो स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इसका भी लेंथ l है, इसका भी लेंथ l है। इन दोनों स्फीयर का मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम सेपरेशन में इन दोनों का जो बीच का सेपरेशन है वो है टोटल x, ठीक है। मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, वो है टोटल डिस्टेंस, कितना आ रहा है? वो है टोटल डिस्टेंस x। सेम ही क्वेश्चन है, फिर से t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा t sin थीटा, ठीक है। तो हमें ये x निकालना है। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में जो अप्रोच अप्लाई करना होगा वो होगा, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये दो एंगल बहुत ही छोटा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टेंशन अप्लाई हो रहा है वो ये एंगल, ये t है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये बन गया t cos थीटा एग्जैक्टली सेम, और ये बन गया t sin थीटा। अच्छा, ये प्रॉब्लम t cos थीटा sin थीटा से नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम t cos थीटा sin थीटा से नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम नीट में बहुत बार आता है। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया है ये जो डिस्टेंस है वो है x, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और दो चार्ज स्फीयर का मास भी सेम है। अच्छा, इसके ऊपर ग्रेविटी के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा? mg, ठीक है। अब इसको मैं रिजॉल्व करूंगा mg को। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, mg cos थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना बन रहा है? और ये एंगल बन रहा है mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। अच्छा, मैंने मान लिया कि ये जो एंगल थीटा है ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। इस केस में हम लोग टेंशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस केस में हम लोग वेट को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो mg इसका हुआ नीचे वेट, mg का मैंने दो कंपोनेंट लिया है, एक हुआ mg cos थीटा, एक हुआ mg cos थीटा और दूसरा हुआ mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा कौन कौन बैलेंस कर रहा है? mg sin थीटा बैलेंस कर रहा है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो सिंपल हमें mg sin थीटा को f के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। mg sin थीटा को f के साथ, तो इस प्रॉब्लम में मैंने टेंशन को रिजॉल्व नहीं किया क्योंकि टेंशन को आप लोग अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम का आंसर नहीं आया था, मैंने घर में सॉल्व किया था। तो आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। ट्राई करने से टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को टेंशन नहीं रिजॉल्व करके वेट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक तो वेट हुआ इसका mg, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, सिमिलर एंगल जो आप लोग कहते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा बैलेंस करेगा किसको? इन दोनों स्फीयर के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल mg sin थीटा, तो mg sin थीटा कितना हो रहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये तो एली है, ठीक है। अच्छा, अगर ये है x तो ये कितना होगा? x/2, so sin theta is perpendicular by hypotenuse, so x/2 divided by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, ये है x, this is x/2,
सो दिस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज एल एंड एफ इज, अच्छा इस केस में हम लोग को ऑप्शन चेक करना पड़ेगा या मतलब 1/4 लेना या नहीं लेना होगा। अच्छा तो ऑप्शन चेक करके हमें ये पता चल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें हम लोगों को 1/4 लेना होगा। ठीक है, तो एफ हो रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा चार्ज कितना है क्यू स्क्वायर, दोनों का चार्ज सेम ही है, और डिस्टेंस कितना है टोटल एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से कुछ कटेगा, अच्छा नहीं कटेगा। अच्छा एम जी को मैं इधर भेज रहा हूं, ठीक है, और ये हुआ x/2l 1/4 एप्सिलॉन नॉट एम जी, यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई एक्स, अच्छा ये आ रहा है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी। अच्छा x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स क्यूब, ठीक है, ये 2 से 2 4 गया, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। अच्छा ये l को हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, और x कितना आ रहा है, x आ रहा है क्यू स्क्वायर एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी टू दी पावर ऑफ 1/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल है, और इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, ये प्रॉब्लम ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि इसी प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को यूज करके ही हम लोग एक नया प्रॉब्लम करेंगे अगले दिन। तो अगर ये टाइप का प्रॉब्लम आता है, मगर एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग प्लीज इस रिजल्ट को याद रखिए कि अगर दो चार्ज पेयर है या दो पीथ बॉल है, और अगर दो पीथ बॉल दो स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ है एल, और इन दोनों स्पीयर का चार्ज एंड मास सेम है, तो जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है एक्स, वो ये आता है क्यू स्क्वायर एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी टू द पावर ऑफ 1/3। मेरे साथ आप लोग एक बार रिपीट कीजिए, एक्स कितना है क्यू स्क्वायर एल बाई 2 एप्सिलॉन एम जी टू द पावर ऑफ 1/3। एक्स कितना है क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन एम जी टू द पावर ऑफ 1/3। बहुत ही सिंपल है, ये एक्सप्रेशन आप लोग को याद रखना ही होगा, क्योंकि इस रिजल्ट को यूज करके ही हम लोग नेक्स्ट दिन और एक प्रॉब्लम करेंगे, और वो वाला प्रॉब्लम भी नीट में आया है और जेई में भी आया है। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने इस प्रॉब्लम में टेंशन को रिजॉल्व नहीं किया है, इस प्रॉब्लम में हमने एमजी को रिजॉल्व किया है। आप लोग एक बार घर में करके देख सकते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए मैंने एमजी को ही रिजॉल्व किया है, एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, तब तक ऑल द बेस्ट।